नमस्कार, कॉफ़ी विद हिसार टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आशा त्रिपाठी और आज हमारे साथ मौजूद हैं कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के चीफ एजेंसी पार्टनर राजेश पुनिया जी। सर, आपका स्वागत है हिसार टुडे में। थैंक यू जी। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की, कितना ज़रूरी होता है और आज लोगों के मन में इसके प्रति क्या धारणा घर कर गई है जिसको बदलने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा कि जो लाइफ इंश्योरेंस के प्रति जो धारणाएं हैं उसमें मेन जो इसकी पावर है, जो लाइफ इंश्योरेंस की जो मेन मजबूती है वो है प्रोटेक्शन एंड लॉन्ग टर्म सेविंग। लेकिन लोगों की जो चाहत है वो है कि हमें तुरंत और ज़्यादा मिल जाए, यानी कि पैसा हम कम से कम लगाएं और हमारा जो रिटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। अब उसके लिए वो उस चाहत के अंदर कहीं ना कहीं जाते भी हैं, वो प्राइवेट जगह ज़्यादा पैसा निवेश करते हैं जहाँ पे उनका मूलधन है वो सुरक्षित नहीं होता और उनकी प्रॉपर मूलधन की प्रोटेक्शन नहीं होती, तो फैमिली की प्रोटेक्शन कहाँ से होगी। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो मूलधन है वो 100% भारत सरकार द्वारा गारंटीड सुरक्षित होता है। उसकी जो रिटर्न है वो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आपके पास रिटर्न्स आती हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ प्रोटेक्शन है, जिसमें हम ज़्यादातर हम ये सुनते हैं, एक गाना आता था पुराने टाइम में कि सुख के सब साथी दुख का ना कोई। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो सुख में तो आपका साथी है ही है, लेकिन सुख से ज़्यादा ये दुख में आपके परिवार के काम आता है। तो लाइफ इंश्योरेंस मेन जो इसकी थीम है प्रोटेक्शन एंड लॉन्ग टर्म सेविंग, और लोगों की जो धारणाएं इसमें जो है तुरंत और ज़्यादा, ये उसके विपरीत है। इसलिए थोड़ा सा लोग इसको लेने में झिझकते हैं, लेकिन जब उनको पूरी जानकारी हम देते हैं इसके बारे में तो वो चीज़ फिर उनके समझ आती है और वो इसको स्वीकार करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमें भी लाइफ इंश्योरेंस लेना है या इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना है, ये क्यों ज़रूरी है आज के टाइम पे हर इंसान को कि उसको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पे जो विभिन्न प्रकार के हैं उसमें करना चाहिए? क्या उनको फ़ायदा मिलेगा इससे? देखिए, सबसे पहले तो इन दो चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। मैंने अभी आपको कहा था कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो प्रोटेक्शन एंड लॉन्ग टर्म सेविंग है। क्लियर है आपको? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जहाँ पे आप पैसा ग्रो करने के लिए वहाँ पे पैसा निवेश करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपके पास चेतावनी भी होती है कि क्या पता आपका पैसा 2 से 4 भी हो जाए, 8 भी हो जाए, 10 भी हो जाए, और इसका उलट भी है, क्या पता मेरा 50% भी रह जाए, क्या पता मेरा 10% भी रह जाए। इन्वेस्टमेंट जो चीज़ है, सेविंग जो है उसकी जो पहली कंडीशन है कि आपका जो मूलधन है वो सुरक्षित रहना चाहिए। देन जो उसके बाद की जो चीज़ है जिसको हम प्रोटेक्शन बोलते हैं, प्रोटेक्शन का मतलब क्या है भी, आज अगर मैं लॉन्ग टर्म सेविंग करता हूँ तो उसके 3 बेसिक चीज़ होती है कि मेरे बच्चों की हायर एजुकेशन। आज हम अपने छोटे बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में एडमिट करवाते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी फ़ीस पे कर रहे हैं, किस उम्मीद के ऊपर कि जब वो कॉलेज में जाएंगे तो एक अच्छी जगह एजुकेशन लेंगे और वो अपना कैरियर है वो आगे डेवलप करेंगे। लेकिन उस समय हमारे बच्चे ने तो अपने एफर्ट्स करके वो काम किया, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स के पास वो फंड्स नहीं है जिसकी वजह से वो आगे पढ़ाई कर पाए, तो क्या उसकी मेहनत काम आई? पहली चीज़। अब जो सेकंड चीज़ है, हम सामाजिक तौर के ऊपर देखेंगे कि हमने अपने बच्चों की शादी की और पेरेंट्स बोलते हैं जी हमने अपने सिर से बोझ उतार दिया, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो वो बोझ उतरता है या बोझ चढ़ता है? क्लियर है जो मैं आपको कह रहा हूँ? कहने को तो वो बोल रहे हैं कि मैंने शादी कर दी और बोझ उतर गया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो बहुत से पैसे के अमाउंट के बोझ के नीचे दबा होता है। और जब वो शादी करता है तो उस समय उसकी जो उम्र है तकरीबन 50 और 55 के आसपास होती है, यानी कि अब से आगे उसकी जो काम करने की क्षमता है, जो इनकम करने की क्षमता है, वो भी घट रही है और उस समय उसके सिर के ऊपर बर्डन है। अब इन दोनों चीज़ों के अंदर वो जो तीसरी चीज़ का इंतजाम कभी नहीं कर पाता वो होता है पेंशन, रिटायरमेंट लाइफ। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस इन 3 चीज़ों के लिए आपकी सपोर्ट करता है, बच्चों की हायर एजुकेशन, बच्चों की मैरिज और अपनी जो रिटायरमेंट लाइफ है। लेकिन
इसके बीच में हमारे सामने कई बार ऐसे सरकमस्टांसेस आ जाते हैं, जैसे आप जब न्यूज़पेपर देखते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा खबर आती है कि आज एक एक्सीडेंट हुआ, इसमें इतने लोग गंभीर रूप से घायल हुए और इतने लोग उसके अंदर एक्सपायर हो गए। अभी जो एक्सपायर हुए उनके लिए हेल्प करने के लिए कौन चीज़ आगे आएगा? क्या जो उन्होंने एफडी करवा रखी है, क्या उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी? जो उन्होंने 2 रुपये सैकड़े के ऊपर लोगों को पैसे दे रखे हैं, क्या कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा? या जो उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर था कि मैं 2 के 4 बना लूँगा, क्या अब वो बिजनेस उनकी सपोर्ट करेगा? लाइफ इंश्योरेंस ऐसी स्थिति में उसकी फैमिली की सपोर्ट करने के लिए आगे आता है। दूसरी जो चीज़ होती है कि हो सकता है उस एक्सीडेंट में वो डिसेबल हो जाए, अपंगता की स्थिति में आ जाए, तो भी कोई उसकी एक्स्ट्रा सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो उसकी फैमिली के लिए एक रेगुलर इनकम का भी प्रबंध करता है। जो उसको प्रीमियम पे करने थे उससे भी वो प्रीमियम पे कंपनी करती है, और प्लस में जो मैच्योरिटी के समय जो उसको पैसा मिलना चाहिए था, चाहे उसके बच्चों की शादी थी, चाहे वो हायर एजुकेशन का टाइम पे या उसके रिटायरमेंट के लिए, वो जो उसको फंड मिलना चाहिए था वो भी उसको मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लाइफ इंश्योरेंस उसको करवाना ही करवाना चाहिए। लेकिन आज भी लोगों के मन में ऐसी धारणा होती है कि अभी हमारे पास तो खूब पैसे हैं, कमाने वाले भी काफ़ी हैं, तो क्या ज़रूरत है लाइफ इंश्योरेंस की? तो ये जो धारणा है कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता एक प्रकार की रुकावट है जो इस सेक्टर्स में मोस्टली देखने को मिलती है? देखिए, इसमें मैं आपसे एक लाइन ये कहूँगा कि समझदार लोग कौन होते हैं कि वो उन समय के लिए भी एक पक्का प्रबंध करते हैं जो अस्थायी है, यानी कि वो अस्थायी संभावनाओं के लिए भी एक स्थायी प्रबंध करके चलते हैं। और जो कुछ लोग जो जिसको मैं समझदार नहीं कहूँगा, वो क्या होते हैं कि उनके सामने लक्ष्य तो परमानेंट है, यानी कि उसकी ज़रूरत पक्की है, लेकिन उसके लिए वो अस्थायी प्रबंध करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अभी कि आज अपने बच्चों की जो एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन है, वो पक्का है या नहीं? बच्चों की शादी पक्की है या नहीं? मेरी जो रिटायरमेंट लाइफ है वो पक्की है या नहीं है? अब वो उसके लिए भी अस्थायी प्रबंध करते हैं, देख लेंगे, होगा तब देखेंगे, अभी किसने देखा है। यानी कि जो चीज़ आनी है उसके लिए मैं अभी पक्के प्रबंध नहीं कर रहा। और कुछ लोग क्या करते हैं जो अभी पक्का नहीं है, जैसे कि मेरा एक्सीडेंट होगा ये संभावना है, कोई गारंटी नहीं है, मैं छोटी उम्र में जा सकता हूँ ये संभावना है, कोई गारंटी नहीं है। तो जो समझदार लोग हैं वो उन चीज़ों का भी पक्का प्रबंध करते हैं जिनकी संभावना है। और जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पक्का पता है कि ये मेरे जीवन में होगा, लेकिन उसके लिए भी कच्चे प्रबंध करते हैं। कच्चे प्रबंध का मतलब क्या है कि मैंने मेरे पैसे ऐसी जगह पे लगा दिए ज़्यादा रिटर्न के लिए जहाँ पे मेरे को रिटर्न ज़्यादा आ सकता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि किसी का बच्चा आज 5 साल का है और उसने 10 साल तक हर महीने पैसे बचाए, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये अपनी क्षमता के अनुसार। और 8 साल बाद एक ऐसी घटना हुई या 10 साल बाद एक ऐसी घटना हुई कि उसका पैसा डूब गया। हो सकता है ऐसा। अभी क्या था कि मेरे बच्चे ने +2 किया और अब वो बच्चा डॉक्टर के लिए एलिजिबल है, लेकिन मेरे पास फंड नहीं है प्रॉपर। तो अब मैं मेरे बच्चे को क्या कहूँगा, डॉक्टर की बजाय कंपाउंडर बन जा। मेरी बेटी को क्या कहूँगा, डॉक्टर की बजाय नर्स बन जा। IAS की तैयारी ना कर बेटा, वैसे कर जा। यानी कि मैंने क्या किया, जो मेरा एक पक्का लक्ष्य था, एक मेरा मजबूत लक्ष्य था, मेरे जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था, उसके लिए मैंने अपना प्रबंध पक्का नहीं किया। एक दूसरे पेरेंट्स ने क्या किया कि उसने लाइफ इंश्योरेंस लिया और उसका 1 साल के बाद कुछ मिस हैपनिंग हुई और उसके पास लाइफ इंश्योरेंस था। अभी आप दोनों स्थितियों में बताएं कि इसमें समझदार कौन सा था? जो पहली चीज़ है। सेकंड जो चीज़ है कि आज अगर हम देखेंगे कि कुछ लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, पढ़ाई कर रखी है, लेकिन उन्होंने अभी कमाना शुरू नहीं किया, तो उनके लिए हम क्या बोलते हैं? गांव में बोलते हैं फालतू घूम रहे हैं, आवारा घूम रहे हैं, और अपने थोड़ी सभ्य भाषा में बोलते हैं अभी बेकार घूम रहा है, लड़का हमारा सेट नहीं हुआ। मैं ठीक कह रहा हूँ? यानी कि वो बंदा जो सही समय रहते हुए इनकम क्रिएट नहीं करता, उसको हम फालतू की कैटेगरी में
रखते हैं। अब कुछ लोगों का मूर्ख बोलते हैं। मूर्ख किसको बोलते हैं? कि जिसको ये पता है कि मेरे को उस समय के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उसके लिए वो सेविंग नहीं कर रहा। और लाइफ इंश्योरेंस ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपकी लॉन्ग टर्म ज़रूरतों को भी पूरा करता है और जो आपकी प्रोटेक्शन है, यानी कि जो आपकी संभावनाएं हैं, उससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। आज के हम जो प्रतिस्पर्धात्मक जो दौर की हम बात करें, पहले का दौर अलग था, पॉपुलेशन भी कम थी और लोग निश्चिंत ज़्यादातर रहा करते थे। लेकिन आज का जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, कंपटीशन है, एजुकेशन का हो या मैरिज में लाखों रुपए खर्चे करने की बात हो, तो आपको लगता है कि जो आपने बात की समझदार और मूर्ख की, तो यहाँ पे जो समझदार जो इंश्योरेंस पॉलिसी निकालता है, तो उसको ऐसे मोमेंट में या ऐसे समय पर इसके लिए बहुत बड़ा आधार बन सकता है ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि लाइफ इंश्योरेंस एक अपने लिए आज हम उसको अलग तरीके से देख रहे हैं, लेकिन ये सदियों से अपने यहाँ पे काम कर रहा है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है आर्थिक सुरक्षा। जैसे आज से कुछ समय पहले हम देखते थे कि जब हम अपनी बेटियों की शादी करते थे तो उससे पहले हम ज़मीनें देखते थे कि उसके लड़के के कितने एकड़ ज़मीन है, हम उसकी शादी कर देते थे। और उसके लिए हम ये भी बोल देते थे कि भाई ज़मीन है वो उसका आधा खसम होती है। खसम गांव में बोलते हैं हस्बैंड को, पति को। अब वो ज़मीन के लिए आधा खसम या उस समय हस्बैंड क्यों बोल देते थे? क्योंकि उसके पीछे उसकी एक आर्थिक प्रोटेक्शन थी, आर्थिक सुरक्षा थी कि अगर इसके हस्बैंड के साथ कुछ मिस हैपनिंग होगी तो भी हमारी बेटी है वो किसी के ऊपर मोहताज नहीं होगी, उसकी आमदनी से वो अपने बच्चों का अपना भरण पोषण को कंटिन्यू कर सकती है। यानी कि जो उसका लाइफस्टाइल था उसके पति के रहते हुए, वही लाइफस्टाइल उसके जाने के बाद भी मेंटेन रहेगा, जो पहली चीज़ है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब वो ज़मीनें डिवाइड होनी शुरू हुई तो सामाजिक तौर पे हमने क्या देखना शुरू किया, अभी ज़मीन कम हो लेकिन लड़के के पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अब वो सरकारी नौकरी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उसमें दो बड़े फैक्टर काम करते थे कि अगर गवर्नमेंट जॉब के दौरान उसके हस्बैंड के साथ कुछ मिस हैपनिंग होगी तो उसकी वाइफ या उसके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब देती थी, ठीक है, यानी उसको आर्थिक प्रोटेक्शन मिल रही थी। और जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद उनको एक पेंशन मिलती थी जिससे उनकी आर्थिक प्रोटेक्शन आगे के लिए चल रहा था। जो थर्ड चीज़ हुआ, जब वो बिजनेसमैन के ऊपर अगर हम जाएंगे तो हम देखते थे भी उसके पास जो शोरूम है या जो उसकी फैक्ट्री है वो अपनी खुद की जगह पे है या किराए पे है, हम देखते थे, यानी कि उसकी आर्थिक मजबूती को नापा जाता था। मकान के लिए हम देखते थे कि वो घर अपना खुद का है या किराए पे रह रहा है। और उसके लिए एक सिंपल लैंग्वेज में हम बात करते थे भी लड़की के सिर ढकने की जगह तो होनी चाहिए। उसके बाद हम गोल्ड देखते थे कि उसके पास सोना कितना है, बैंक बैलेंस कितना है और उसके परिवार के अंदर व्हीकल्स कितने हैं, गाड़ी कितनी है, ट्रैक्टर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आज अगर आप देखेंगे कि ज़मीनें हैं वो बंट के थोड़ी थोड़ी होती गई। आज रेयर ही कोई चांस होगा कि इतनी ज़मीनें हैं कि केवल ज़मीन की आमदनी पे वो बंदा सर्वाइव कर पाए। अब जो ज़मीनें बची हुई है उसके ऊपर भी सब ने केसीसी लिया हुआ है, यानी कि वो ज़मीनें कहाँ चली गई? लोन पे चली गई। आज अगर आप ईमानदारी से किसी से बात करें कि आज आपको सारा का सारा लोन पे करना है और अपनी ज़मीन को वहाँ से छुड़वाना है, तो कितने % किसान है जो अपनी ज़मीन छुड़वा पाएंगे? बहुत कम चांस है। आप उनसे ये पूछेंगे जी चलो अभी वो पैसा नहीं है, लेकिन जो उस पैसे के बदले में कोई आपने चीज़ ली थी वो है आपके पास? वो भी नहीं मिलेगी ज़्यादातर लोगों के पास। अभी जो नेक्स्ट स्टेप पे हम आए तो जो गवर्नमेंट जॉब है वो धीरे धीरे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया और जो है उसके लिए भी पहले वाली सिक्योरिटी नहीं है। पता नहीं गवर्नमेंट चेंज हो जाए, उसने लगाया उसने हटा दिया, उसने लगाया उसने हटा दिया, कौन सा डिपार्टमेंट कब छंटनी शुरू हो जाए, उसके अंदर आज सिक्योरिटी नहीं है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो हमारे पास बिजनेसमैन के हिसाब से जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर ज़्यादातर हमने लिमिट बनवा रखी है, चाहे हमारे शोरूम हैं, चाहे हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, इवन जो हमारा घर है उसके ऊपर भी लोगों ने लिमिट बनवा रखी है। अब अगर मेरा घर भी है, अगर उसके ऊपर लोन नहीं है, होम लोन नहीं है, तो उसके अंदर बच्चे रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो घर होगा आज से 25-30 साल पुराना, 40 साल पुराना,
उस स्टैंडर्ड के हिसाब से। बच्चों को शर्म आती है अपने दोस्तों के सामने, कैसे हम उसको बुला के लेके आएँ, या रिश्ते करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो जब हम वो घर बनाना शुरू करते हैं, नया घर, तो फिर हमारे उसके ऊपर क्या हो जाता है, लोन हो जाता है। अब सेम चीज़ अगर आप बाकी चीज़ों के ऊपर देखेंगे, गोल्ड के ऊपर क्या चीज़ आ गई, लोन आ गई। पहले लोन हमारे घरों की शोभा देता था, आज के दिन वो बैंकों की शोभा दे रहा है। बड़ी प्यारी ऐड आती है, घर में पड़ा है सोना फिर काय का रोना, वो लोन पे चला गया। ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि आर्थिक मजबूती के जो हमारे पैमाने होते थे, वो सारे पैमाने धीरे 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 कम होते गए। अब उस स्थिति के अंदर अगर मेरे को कुछ सबसे ज़्यादा मजबूत कोई चीज़ कर सकती है, तो वो एक ही चीज़ है, लाइफ इंश्योरेंस। और आज जिस प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस जो हम बोलते हैं ना, आज़ादी के बाद से बहुत बदला है। अगर हम भारत की बात करें तो कैसी स्थिति रही इस इंडस्ट्री की, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आपको जान के हैरानी होगी कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था सन 1947 के अंदर, तो उस समय 245 जीवन बीमा कंपनियां भारत में काम करती थी। लेकिन उस समय राष्ट्रीयता के नाते या नेशनलाइज करने के लिए सभी बैंकों को तोड़ के नेशनलाइज बैंक किया गया था। उसी तरीके से सभी इंश्योरेंस कंपनियों को मर्ज करके 1956 के अंदर एक कंपनी बनी थी, LIC। 1956 से लेके और 1992-93 तक अगर आप देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री थी वो केवल 3% थी इंडिया के अंदर। तो उस समय जब ये देखा गया कि जब तक इसके अंदर कंपटीशन नहीं आएगा, हम कस्टमर को अच्छी सुविधा नहीं दे सकते, जब तक इसके अंदर और लोग नहीं आएंगे तब तक हम ज़्यादा कस्टमर तक हम पहुंच नहीं बना सकते। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए RN मल्होत्रा जी जो RBI के गवर्नर थे, उनकी डायरेक्शन के अंदर एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की गवर्नमेंट के सामने, और गवर्नमेंट ने संसद के अंदर अपना एक कानून पास करवाया, IRDA 1999 के अंदर। 1999 में फिर प्राइवेट कंपनियों को सरकार ने लाइसेंस दिया। उस समय अगर आप देखेंगे कि सन 2003 के अंदर 98% जो बिजनेस था वो एक कंपनी करती थी, LIC, और 2% जो बिजनेस करती थी वो सारी की सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज करती थी। और उस समय एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो तकरीबन $11.5 अरब का बिजनेस पूरी इंडिया के अंदर हो रहा था। 2016 के अंदर दैनिक भास्कर की फिर रिपोर्ट आई, उसके अनुसार तकरीबन $66 अरब का बिजनेस, या लगभग $66 अरब का जो बिजनेस है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का हुआ। और उसमें 28% के करीब जो रोल था वो प्राइवेट कंपनियों का था। यानी बिजनेस बढ़ा 5, 5.5, 6 गुना तक, और जो परसेंटेज थी वो 2 से बढ़ के 28% होगी। पिछले साल अगर आप बात करेंगे तो 30% से ज़्यादा जो रोल है वो प्राइवेट कंपनीज का रहा। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि किसी समय में अगर हम देखेंगे हमारे पास एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन, तो हमें कैसी सर्विस मिलती थी, जो वो दिखा रहे थे। रुकावट के लिए खेत दिखा रहे हैं तो आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आपके 3 घंटे बीच में ब्रेक है तो आप चाहते हुए भी उसमें कुछ नहीं दे सकते। एंटीना अगर बंदरों ने हिला दिया तो आपको 3 में 3 बार सेट करना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार ने जैसे प्राइवेट कंपनियों को दिया तो उससे कस्टमर को बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। आप बैंकों को देखिए, जिस समय केवल सरकारी बैंक थे उस समय क्या सर्विस मिल रही थी, और जैसे ही प्राइवेट बैंकों की एंट्री हुई आज अपने को क्या सर्विस मिल रही है। सेम चीज़ स्कूलिंग के अंदर है। जब सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल थे तो हमारी स्कूलिंग क्या थी, और आज हमारी स्कूलिंग क्या है। सेम चीज़ लाइफ इंश्योरेंस है। जब मोनोपोली एक कंपनी की ख़त्म हुई, प्राइवेट कंपनियां आई, उसकी वजह से लोगों के अंदर अवेयरनेस आया, लोगों को सर्विस मिलने लगी। और आज अगर आप देखेंगे तो पहले के मुकाबले जो आज लाइफ इंश्योरेंस है वो मच बेटर स्थिति में है, और अभी बहुत ज़्यादा संभावना इसके अंदर अभी भी बाकी है। लेकिन अभी भी अगर हम लोग हिसार या आसपास की जगहों की बात करें, या काफ़ी ऐसे इलाके हैं जब लाइफ इंश्योरेंस की बात करें या इंश्योरेंस निकालने की बात करें तो लोगों में काफ़ी सारी अलग अलग धारणाएं हैं। क्या आप लोग भी जब जाते हैं या किसी की पॉलिसीज़ निकालने जाते हैं तो किस प्रकार के हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं आप लोगों को? क्या धारणा रहती है? क्या धारणा चेंज हो गई है जैसा आप अभी बता रहे हैं, या अभी भी ज़रूरत है उसको बदलने की? देखिए, काफ़ी कुछ चेंज हुई है और काफ़ी कभी चेंज होना भी बाकी है।
जैसे अभी मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। कुछ लोग अभी भी लाइफ इंश्योरेंस को ऐसा मानते हैं कि मरने के बाद की चीज़ है ये। जीवन बीमा मतलब मरने के बाद मेरे को मिलेगा, और मरने के बाद किसने देखा है, ये कुछ लोगों के सवाल होते हैं। सरकारी और प्राइवेट कंपनी को लेके दिमाग कुछ लोगों के सवाल होते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो कुछ लोग ये बोलते हैं जी मरने के बाद किसने देखा है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने ये देखा है कि किसी एक इंसान के मरने के बाद डॉक्टर ने उसकी डेड बॉडी नहीं उठाने दी। जब तक हमारे पैसे पे नहीं करोगे तब तक हम आपको डेड बॉडी नहीं उठाने देंगे। अगर उसके फादर ने उस समय एक लाइफ इंश्योरेंस की अच्छी पॉलिसी ली होती तो शायद उनको उस चीज़ की दिक्कत नहीं होती। मैंने ऐसा देखा है बहुत से बच्चों को कि अगर आप फीस पे नहीं कर सकते तो आप स्कूल में मत आइए, क्योंकि उसके पापा ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया था। उसने ये बोल दिया था कि मरने के बाद किसने देखा है। आज जिसको हम मजबूती मानते हैं, मैंने आज किसी का घर है, किसी का प्लॉट है, उसी प्रॉपर्टी को फंसी हुई प्रॉपर्टी बनते हुए देखा है किसी के एक्सपायर होने के बाद। जो मेरी प्रॉपर्टी थी उसके रेट गिरते हुए देखे हैं, क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी नहीं रही, अब वो फंसी हुई प्रॉपर्टी बन गई। और उसी बंदे को मैंने मरने के बाद, जिसने अच्छा एक लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ था, अभी यहाँ पे तकरीबन 20 किलोमीटर दूर गांव है, उसके अंदर 1 करोड़ रुपए का उस बंदे ने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, और उनका हार्ट फेल हुआ। वो मनाली कुछ दोस्तों के साथ घूमने गए हुए थे, और उसकी फैमिली को आज 1 करोड़ रुपया जीवन बीमा की तरफ से उसको मिला। आज आप बताइए भी मरने के बाद डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा। एक पेरेंट्स है जिसने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, और एक पेरेंट्स है जिसने ये प्रबंध किया हुआ था। पहली चीज़। सेकंड जो चीज़ है, मैं बोलता हूँ भी मरने के बाद किसने देखा है, ये केवल इंसान ही देख सकता है। आज कोई पशु है वो अपने बच्चों की वसीयत लिखे नहीं जाता। कोई पशु ऐसा नहीं है कि मैं इकट्ठा कर लेता हूँ मेरे बेटे के लिए या बेटी के लिए काम आ जाएगा। लेकिन जो इंसान है, इसको परमात्मा ने दो चीज़ें दी है कि ये फ्यूचर के बारे में समझ सकता है और फ्यूचर के लिए अपना प्रबंध कर सकता है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो इंसान और पशु के अंदर डिफरेंस उसको क्लियर करती है। आज अगर कोई बंदा ये बोलता है जी मेरे बाद किसने देखा है, इसका मतलब क्या है, पशु में और उसमें डिफरेंस क्या है। अगर वो इंसान है तो 100% ये सोचेगा कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। सेकंड जो चीज़ है जो मैं आपको कहूँगा कि सरकारी और प्राइवेट के लिए आज जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो सारी की सारी भारत सरकार द्वारा IRD के द्वारा निर्देशित हैं। आपके पास आने वाली एक एक पॉलिसी का शब्द, हर एक शब्द उसका IRD की गाइडलाइंस के द्वारा होता है। उसको आपके ऊपर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कोई भी पॉलिसी इशू होने से पहले, लॉन्च होने से पहले वो IRD से अप्रूवल करवाना पड़ता है कि ये पॉलिसी हम कस्टमर के लिए ठीक है या नहीं है। फिर भी मैं आपके लिए कुछ बातें कहूँगा कि जैसे अपने जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने लाल किले से खड़े हो गए बोला जी लाइफ इंश्योरेंस आप करवाइए, जीवन बीमा करवाइए। और उन्होंने बाकायदा एड कैंपेन चलवाए थे रक्षाबंधन के ऊपर कि अपनी बहन को ओरिजिनल कवच दीजिए, असली रक्षाबंधन दीजिए। तो उस समय उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा बोला, किसी कंपनी का नाम नहीं बोला। अगर प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगता कि किसी कंपनी में पैसे सेफ है और किसी में नहीं है तो क्या वो ऐसा बोल पाते। जो पहली चीज़ है। सेकंड जो चीज़ है कि आज अगर आप देखेंगे कि किसी भी बैंक के अंदर अगर आप जाएंगे तो उसके काउंटर के ऊपर लगभग हर बैंक के अंदर कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर आपको वो बात करता हुआ मिलेगा। आज हमारे को इतने साल हो गए, आज तक किसी भी बैंक के काउंटर के ऊपर आपने कोई गलत चीज़ या 2 नंबर की चीज़ बिकती हुई देखी है आपने, जिसके अंदर कस्टमर का हित ना हो? मेरे ख्याल से नहीं देखी होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर सारे बैंक लाइफ इंश्योरेंस को सेल कर रहे हैं तो वो चीज़ तो सही है, गलत तो नहीं हो सकती। थर्ड चीज़ क्या है कि अगर आप बैंकों को देखेंगे तो लगभग जो सारे बड़े बैंक हैं, आप जैसे मैं कोटक महिंद्रा बैंक हमारा है, कोटक महिंद्रा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, आपका HDFC, ICICI,
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, IDBI और कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और तकरीबन ऐसे 11-12 बैंक है जो जिन्होंने अपने नाम से IRD से लाइसेंस लेके वो लाइफ इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं। अगर लाइफ इंश्योरेंस अच्छी चीज़ नहीं होती तो क्या सारे बैंक इसको सेल कर रहे होते? इसके अलावा अगर आज हम देखेंगे कि कोई भी जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम ये देखते हैं जी बड़े घराने क्या कर रहे हैं। आज अगर हम बड़े घरानों की बात करेंगे, जब हमसे पैदा हुए तो एक लाइन सुनते हैं भी तू क्या टाटा बिरला है। आज आप टाटा को लीजिए, आप बिरला को लीजिए, आप रिलायंस को लीजिए, आप महिंद्रा को लीजिए, आप बजाज को लीजिए, सारे के सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये चीज़ तो ठीक है, जो लोगों के दिमाग में जो सरकारी और प्राइवेट की धारणाएं हैं। और इसके अलावा मैं आपसे कहूँगा कि अगर बैंकों के ऊपर हम फेथ कर रहे हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन के ऊपर, RBI के थ्रू, जिसके ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं चाहूँ तो आज पैसे जमा कराऊँ, चाहूँ तो मैं कल उसे निकलवा लूँ। लेकिन इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट के साथ, कंपनीज के साथ, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो वो हो सकता है आपके लाइफ टाइम तक के लिए हो। तो अगर हमारी भारत सरकार बैंकों के ऊपर इतनी कड़ी निगरानी रख रही है तो आपको क्या लगता है लाइफ इंश्योरेंस पे उससे कम होगी या ज़्यादा होगी? उससे ज़्यादा ही होगी। उसके लिए बाकायदा उनको सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन करना होता है और वो सारी जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर रहती है। तो ये सर इस प्रकार से जैसा आपने बात किया कि इसमें काफ़ी सारी रुकावटें भी हैं और काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम बात करते हैं, अभी आपने बताया कि काफ़ी सारे हर्डल्स हैं और फ़ायदे भी हैं उसके, जब हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस की या पॉलिसी निकालने की तो एक कॉमन सी समस्या है कि पॉलिसी निकालनी है तब सभी एडवाइज़र घूमेंगे या आपके कस्टमर से मिलेंगे, बात करेंगे। जब एक बार पॉलिसी निकल गई तो सर्विस नाम का कुछ नहीं रहता। सर्विस को लेकर लोगों में प्रश्न चिन्ह रहता है कि अब पॉलिसी निकल रही है तो उसके बाद कोई सर्विस नहीं देता है। तो ऐसी समस्याओं में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या इसका भी कुछ सल्यूशन है क्या इसमें? देखिए, इसमें फील्ड में रहते हुए मैंने 2-3 चीज़ें नोट की हैं। सबसे पहला तो एक ये आता है कि जो हमें बताया गया था वो हमें मिला नहीं, यानी कि हमें मैच्योरिटी तो और कुछ बताई गई और हमें उतना भी नहीं मिला जितना मैं बोल रहा था या भरा था। एक सेकंड जो आता है कि उसमें वो मेरे पैसे ले गया, मैंने 6 किस्त के पे किए थे, लेकिन आगे जब मैंने पता किया तो मेरे 3 किस्त के जमा मिले, यानी मैंने दिए 6 लाख रुपए और मेरे आगे कंपनी में जमा, यानी 3 लाख रुपए का बीच में गालमाल हो गया। एक इन चीज़ों को बचने के लिए या इनको सिक्योर करने के लिए हमने और भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए। सबसे पहली चीज़ क्या है कि कस्टमर को 15 दिन का हमने फ्री लुक टाइम दिया। फ्री लुक का मतलब क्या है कि किसी भी कस्टमर के पास जब पॉलिसी आती है तो उस पॉलिसी के पहले पेज के अंदर ही आपके पास लिखा होता है कि आप 15 दिन तक इस पॉलिसी को अच्छे से चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और इसमें अगर वही चीज़ है जो आपको बताई गई है तो आप ये पॉलिसी रखिए, अदरवाइज आप इसको वापसी रिफंड कीजिए, 100% पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो पहली चीज़ है। सेकंड जो चीज़ है उससे बचने के लिए हमने क्या कहा कि जो आपसे जो एडवाइज़र पैसे लेके जाता था उसको हमने डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट किया पॉलिसी को, ताकि आपका पैसा बैंक से जाए और आपकी जो मैच्योरिटी है वो बैंक में ट्रांसफ़र हो, ताकि कम से कम उसमें वो हो। अब जो थर्ड चीज़ है वो क्या है कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो किसी भी फील्ड में 100% सही लोग भी नहीं होते और किसी भी फील्ड के अंदर 100% लोग गलत भी नहीं होते। जैसे आज अगर आप देखेंगे कि एक पुलिस डिपार्टमेंट है तो अपनी रक्षा के लिए अपने रक्षक भी हैं, लेकिन हम इसका दूसरा रूप भी देखते हैं कि वो कुछ पैसे के लिए और या उसके लिए वो गलत उसमें रहते हैं। आप एडवोकेट को देखेंगे उसमें भी रहता है कि वो है तो सच्चाई की रक्षा करने के लिए, लेकिन एक दूसरी भी कहावत है कि वो फेमस है सच को झूठ बनाने के लिए। डॉक्टर है वो कहीं ना कहीं भगवान का रूप भी है, लेकिन एक दूसरी सच्चाई भी है कि डॉक्टरों के बारे में हम सुनते हैं कि अपने पैसे बनाने के लिए वो झूठे ऑपरेशन भी लिख देते हैं या वो टेस्ट है वो गलत भी लिख देते हैं। तो वो चीज़ तो हर एक उसमें रहेगी, लेकिन इसमें भी बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं और
आपको हर कंपनी के अंदर अच्छे लोग मिलेंगे। हमारे हिसार टुडे के कुछ जो हैं दर्शक हैं, उन्होंने ये भी सवाल किया है, वो चाहते हैं आपसे हम पूछें कि जब वो कोई पॉलिसी लेते हैं और पैसे अगर सपोज़ 3 महीने 4 महीने भर दिए, उसके बाद क्या वो अपने जो भरे हुए पैसे या कुछ इमरजेंसी हो गई तो क्या वो वापस निकलवा सकते हैं क्या, या इसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं है? देखिए, अगर आप इंश्योरेंस के अंदर जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो मैंने आपको बताई थी कि प्रोटेक्शन एंड लॉन्ग टर्म सेविंग, तो उसके नाम से ही है कि ये शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। जैसे हर चीज़ की अपनी एक ज़रूरत होती है। अपने ऑफिस के अंदर हम देखेंगे हमने टेबल भी रखी हुई है, चेयर भी रखी हुई है और भी है। अब ये सारी चीज़ है तो लकड़ी की, लेकिन फिर हमने इनको अलग अलग क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अगर हम किसी की रसोई में जाते हैं तो उस गृहिणी के पास आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। उसके पास तवा भी है, कढ़ाई भी है, चम्मच भी है, बहुत से बर्तन हैं। तो उसने इतने सारे बर्तन क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि हर बर्तन की ज़रूरत है वो अलग अलग है। कोई किसान भाई है, उसके पास जाएंगे तो उसके पास अलग अलग आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। उसके पास हैरो है, कल्टीवेटर है, बिजाई की मशीन है, कसी है, फावड़ा है, वो सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि उन सब की ज़रूरत अलग अलग है। ऐसे ही जब हम सेविंग्स के अंदर जाते हैं तो हमारी ज़रूरत अलग अलग है। अगर आपकी ज़रूरत 1 साल, 2 साल, 5 साल की है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस के अंदर नहीं जाना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस की जो शुरुआत है, लॉन्ग टर्म का मतलब है जो आपके कम से कम 10 साल या उसके बाद के कुछ टारगेट्स हैं, अगर आप उनको पूरा करना चाहते हैं तो आप लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कीजिए। फिर भी अगर आप बोलते हैं जी बीच में कुछ हो जाता है तो 3 साल के बाद अगर आप चाहें तो आप अपनी सरेंडर वैल्यू के ऊपर लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे जी कि 2 साल बाद मेरी पॉलिसी सरेंडर कर दो और मेरे को पैसे दे दो, तो वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो चीज़ अपने को समझनी है। जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोटेक्शन का मतलब क्या है भी, किसी भी शख्स के साथ अगर कुछ मिस हैपनिंग हुई तो उसकी फैमिली को हम प्रोटेक्शन तो देंगे। जैसे किसी आदमी ने आज अपने को 1 लाख रुपया डिपॉजिट करवाया और एक्सीडेंट तौर पे वो एक्सपायर हो गया, तो उसकी फैमिली के घर में हमें 21 लाख तो देने होंगे ना। अब वो 21 लाख रुपया कहाँ से देंगे? कुछ जो हमारे पास जितने डिपॉजिटर्स हैं, जितने पॉलिसी होल्डर हैं, उनमें से थोड़ा पैसा निकल के और उसके घर में 21 लाख रुपए जाएगा। अब दूसरे साल भी कुछ घटना हुई तो हमें वो क्लेम देने हुए। अब वो बंदा बोलता है जिसके पैसे डिपॉजिट थे 2 साल बाद की, लाओ जी मेरे पैसे मेरे को वापसी कर दो। क्या प्रैक्टिकल तौर पे पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। 3 साल के बाद अगर आप चाहें तो आप उस पॉलिसी के थ्रू, कुछ पॉलिसी में लोन की सुविधा होती है, कुछ में लोन की सुविधा नहीं होती, वो आप जिस समय पॉलिसी लेते हैं उस समय कन्फर्म कर लें। 3 साल के बाद आप उसमें लोन ले सकते हैं। अभी जो दूसरी जो चीज़ है कि जो मेरे को पैसा बंधा हुआ है, उस पैसे का क्या हुआ? क्या कंपनी खा गई? कंपनी ने नहीं खाया। क्या भारत सरकार ने खा लिया? नहीं, उन्होंने नहीं खाया। एक्चुअल में वो पैसा हमारा सबसे बड़े, मैं कहूँगा कि सबसे अच्छे पुण्य के अंदर गया। आज आपके साथ ये होता होगा कि हमने किसी गौशाला के लिए, किसी मंदिर के लिए या वैसे हमने किसी को डोनेट किया, लेकिन हमारे माइंड में डाउट्स रहते हैं कि पता नहीं मेरा पैसा सही जगह गया है नहीं गया, सही टाइम पे गया है नहीं गया। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है कि आपको सबसे अच्छी जगह डोनेशन करने का ये मौका देता है। आपने पैसा पे किया, उसका कुछ हिस्सा उस परिवार में जाएगा जिसके परिवार का मुखिया आज नहीं रहा या वो कमाने के काबिल नहीं रहा। इससे बढ़िया डोनेट क्या हो सकता है? और मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस आपको 2 चीज़ें देता है। या तो आपको इतनी ज़्यादा रिटर्न देता है जो आपको बाहर नहीं मिल सकती, और या आपको इतना बड़ा पुण्य देता है जो बाहर नहीं मिल सकता। लेकिन इतना नेक काम तो होता ही है इसके माध्यम से, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग हिचकिचाते हैं जब बोलते हैं अभी कि आपका बेटा क्या कर रहा है, लाइफ इंश्योरेंस में है। तो एक प्रकार की एक इमेज बना के रखी है, तो ये इमेज तोड़ना कितना ज़रूरी है? ये मैं आपको फिर वो कहूँगा कि जो बंदा आज हमारे पास आ रहा है उसमें गवर्नमेंट की भी मैं ये कहूँगा कि आज गवर्नमेंट ने कॉलेज के अंदर इतने कोर्स चलाए हुए हैं। उन कोर्सेज के अंदर कोई एक ऐसा कोर्स भी होना चाहिए जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए उसको तैयार करें।
आज तक हम देखेंगे भी कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है या कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐड नहीं निकलती कि आप उसके लिए तैयारी कीजिए। सेकंड जो चीज़ है कि कुछ लोग हैं जो बेरोजगारी की वजह से या किसी की प्रेशर की वजह से इसमें एंटर करते हैं, तो उनको प्रॉपर ना तो वो ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार होते और ज़्यादातर जो लोग हैं ना उनको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार होते, तो अपने रिलेशन में जाता है। अब रिलेशन में जाता है तो बिना नॉलेज कई दफ़ा वो ठीक प्रॉमिस भी करता है, कई दफ़ा ठीक प्रॉमिस नहीं भी करता। तो उस स्टेज के अंदर क्या हुआ कि लोगों के दिमाग में इसके प्रति जो धारणाएं थी वो थोड़ा सा वो घर कर गई, और वो हर फील्ड के लिए है। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के साथ शेयर करूंगा। अभी जो सेकंड जो चीज़ है वो क्या रहती है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं जीवन बीमा एजेंट बनता हूं तो मेरे को किसी के घर घर जाके इसके बारे में बात करनी पड़ती है, और अपने आज का जो सामाजिक दौर है उसके अंदर हम किसी के घर जाना वो थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगता। जो दो चीज़ें मैंने वो की है। अब जो छवि किससे बनती है वो बनती है आप क्या काम कर रहे हैं, इससे आपकी रेपुटेशन नहीं बनती। आप अपने काम को कैसे कर रहे हैं उससे आपकी रेपुटेशन बनती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक डॉक्टर है जिसको हम ये बोलते हैं भी ये भगवान का रूप है बोलते हैं, और अभी आपने देखा होगा कि एक पिक्चर आई थी गब्बर इज बैक, उसमें भी कुछ डॉक्टर्स के रूप दिखा रखे थे कि वो एक लाश का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं बिल बनाने के लिए, वो एक लेडीज़ को गलत ऑपरेशन बता रहे हैं ताकि उनकी जो हॉस्पिटल की ईएमआई निकल जाए। और हम भी आज क्या है भी किसी हॉस्पिटल के अंदर गए और उन्होंने अगर हमें टेस्ट लिख के दे दिए तो हमारे दिमाग में ही आता है पता नहीं यार ज़रूरत है, इसने कमीशन के लिए लिख दिए। अब डॉक्टर तो सेम है लेकिन उनकी धारणाएं हमारे दिमाग में दो हैं। भगवान का रूप है वो भी डॉक्टर है, और जिसको हम कसाई बोलते हैं आजकल, डॉक्टर तो कसाई से भी आगे निकल गए, वो भी डॉक्टर का रूप है। आज अगर बहुत से ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट है जिसको हम बड़े बड़े मेडल्स मिलते हैं, बड़ी बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, उनके अखबारों में लेख आते हैं, और ये भी एक है भी अपने को अगर सड़क पे 1-2 किलोमीटर दूर दिख जाए तो उसको हम बोलते हैं मामे खड़े हैं भाई, वो भी एक सच्चाई है। अगर हम देखेंगे कि एडवोकेट्स के ऊपर, तो एडवोकेट्स है वो हमारा सबसे बड़ा रक्षक भी है, कानून की रक्षा करवाता है। और हमें ऐसे भी एडवोकेट सुनने को मिलते हैं कि इन्होंने झूठे केस करवाए दहेज के, इन्होंने डॉक्टर्स के साथ टाई अप करके झूठे निशान बनवाए, झूठे मेडिकल रिपोर्ट बनवाई, वो भी एक एडवोकेट्स हैं। तो आप क्या काम कर रहे हो इससे आपकी रेपुटेशन नहीं बनेगी, आप अपने काम को किस तरीके से कर रहे हो उससे आपकी रेपुटेशन बनेगी। सेम चीज़ लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस आप कर रहे हो इससे आपकी रेपुटेशन बनेगी या बिगड़ेगी? नहीं। लाइफ इंश्योरेंस को आप कैसे कर रहे हो उससे आपकी रेपुटेशन बनेगी या बिगड़ेगी। जैसे अभी मैंने कहा था भी एक डॉक्टर है वो आपको जिंदगी दिलाने के लिए भरपूर प्रयास करता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी जाने के बाद आपकी कोई हेल्प नहीं करता। ठीक बात है। वो ऐसे नहीं बोलेगा कि आपके पिताजी मेरे से ट्रीटमेंट करवाते थे और मैं आपकी इतनी हेल्प कर देता हूँ। कोई एडवोकेट ऐसे नहीं बोलेगा आपके पिताजी मेरे से केस लड़ते थे मैं आज आपकी फैमिली की ये हेल्प कर देता हूँ। कोई प्रॉपर्टी डीलर ये नहीं बोलेगा, कोई स्कूल टीचर नहीं बोलेगा। केवल और केवल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ही एक ऐसा बंदा है जो किसी के परिवार में जाके हेल्प करता है कि आपके परिवार ने हमारे से पॉलिसी करवाई थी, आपके पापा ने, आपके हस्बैंड ने, और आज हम आपके घर में ये हेल्प देने के लिए आए हैं। तो मेरे ख्याल में तो सबसे ज़्यादा इज्जत वाला काम होना चाहिए। सेकंड जो चीज़ जो लोगों के दिमाग में आती है वो क्या है कि हमारी किसी के घर जाना पड़ता है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं बनती, लोग हमारे पास आने चाहिए। तो उसमें सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि किसी के पास जाना या वो आना वो हमारे कुछ जगह बदलती रहती हैं। आज हो सकता है कोई डॉक्टर है उसके पास पेशेंट आ रहे हों, लेकिन उसके बच्चे किसी के पास ट्यूशन पढ़ने जा रहे होंगे। आज मैं दुकानदार हूँ, हो सकता है मैं कपड़े खरीदने मेरे पास कोई आ रहा है, लेकिन मैं किसी के पास कटिंग करवाने के लिए उसके पास जा रहा हूँ। आज हो सकता है कि मेरे को ज़रूरत है, मैं पॉलिटिशियन के पास जा रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा पॉलिटिशियन मेरे घर पे मेरे वोट मांगने के लिए आ रहा है। तो किसी के पास आना या वो मेरे ख्याल से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। अब जो दूसरी चीज़ डिपेंड करती है कि अगर किसी के घर जाना है
इसका मतलब क्या है कि मेरी निगाह में अपने आप में ये अच्छा काम होने के लिए प्रूवन है। आज अगर आप देखेंगे जो काम अच्छा नहीं है, क्या आप किसी के घर पे जाके बात करेंगे? क्या किसी को फैमिली को साथ बिठा के बात करेंगे? लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो किसी के घर में जाके और किसी को फैमिली को बिठा के हम बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने काम में ये अच्छा काम है, पहली चीज़। सेकंड जो चीज़ है कि किसी ने मेरे साथ व्यवहार क्या किया, वो उसका खुद का स्वभाव है। जैसे कृष्ण जी गए थे कौरवों के पास शांति प्रस्ताव लेके। कृष्ण जी को तो हम भगवान मानते हैं, और अगर आपको महाभारत की नॉलेज है तो कृष्ण जी जब कौरवों के पास गए थे शांति प्रस्ताव लेके कि आप पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, सारा सब कुछ आप रख लीजिए, कौरवों ने कृष्ण जी को बंदी बनाया था। ध्यान है आपको? क्या कृष्ण जी का जाना गलत था? क्या उससे कृष्ण जी की बेइज्जती हुई, या कौरवों को गलत मानना हमने? सेम चीज़ आज मैं किसी के घर में गया, उनको मैंने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया, और वो अगर मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं तो इससे मेरी बेइज्जती नहीं हुई। जैसे कृष्ण जी को बंदी बनाने से कौरवों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, सेम अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट किसी के घर में जा रहा है और उसके साथ ठीक से बर्ताव नहीं होता तो उस फैमिली मेंबर को उस निगाह के लिए वो होता है। अब इसका उलट भी है। कृष्ण जी के पास सुदामा जी मिलने आए। अब कृष्ण जी तो उस समय राजा थे और सुदामा एक सिंपल बंदा था। उन्होंने सुदामा जी की रिस्पेक्ट दी, तो इससे कृष्ण जी की रिस्पेक्ट बढ़ी या सुदामा की बढ़ी? कृष्ण जी की बढ़ी। ऐसे ही अगर हम रामायण के अंदर देखते हैं तो हनुमान जी जब रावण के पास गए थे तो रावण ने उनके साथ मिसबिहेव किया, उनकी पूंछ में आग लगवा दी। अंगद जी जब उनके पास गए तो उनके साथ मिसबिहेव किया। इसका उलट अगर आप देखेंगे, वही विभीषण उसी लंका से जब राम जी के पास आया तो उन्होंने उनको रिस्पेक्ट दी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये दो हमारी धारणाएं हैं कि जीवन बीमा को लोग ऐसे देखते हैं, वो जीवन बीमा की वजह से नहीं देखते, जीवन बीमा को आप कैसे कर रहे हैं उसकी वजह से देखते हैं। और जो सेकंड चीज़ है कि मैं लोगों के घर में जाऊँगा तो वो लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि लोग अपने घर में आके भी मिसबिहेव कर देते हैं। आज हमने दुकान कर रखी है, हमने करोड़ों रुपए शोरूम लगा रखे हैं, क्या वहाँ पे मेरे पास रूड कस्टमर नहीं आ सकता? क्या वो मेरे को गलत बोल के नहीं जाता? आज मैंने एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल कर रखा है, मैंने सालों पढ़ाई की है, लेकिन क्या पेशेंट मेरे साथ रूड व्यवहार करके नहीं जा सकता? अभी पीछे आपने सुना होगा कि मेदांता हॉस्पिटल में एक एक्सपायर हुआ था, शायद वो डेंगू का पेशेंट था। अब मेदांता के लिए अखबारों में कितना आया था? तो ये दो चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं कहूँगा कि जब आप कैरियर डेवलप करें तो अपना जो माइंड है वो स्ट्रॉन्ग करके और प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आप इसके अंदर आगे वर्क कीजिए। सर, अभी आपसे जानना चाहेंगे कि आप कोटक लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं। बतौर यहाँ पे काम करते हुए आपको कितने साल हो गए हैं और एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और पॉलिसीज़ कौन कौन सी है कोटक की, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, कोटक लाइफ इंश्योरेंस के अंदर मैं अप्रैल 2015 के अंदर मैंने इसके अंदर ज्वाइन किया है, और परमात्मा का मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि वो कोटक लाइफ इंश्योरेंस के अंदर मेरे को एंटर करवाएं। कोटक लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहले साल के अंदर ही मेरे को एक बहुत अच्छी जो मैं अचीवमेंट मानता हूँ, मेरी शादी के इतने साल बाद में मेरी मिसेज को कभी विदेश घुमाने नहीं लेके गया था, लेकिन कोटक लाइफ इंश्योरेंस ने हमें मौका दिया कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों एथेंस हम टूर पे गए थे, और एक अच्छी खासी इनकम, यानी कि बिना इन्वेस्टमेंट के उस साल मेरी जो इनकम थी वो 10 लाख रुपए से ऊपर थी, और तब से लेके हर साल जो मेरी इनकम है वो ग्रो हो रही है। कोटक लाइफ इंश्योरेंस हर साल हमारे जो एडवाइज़र हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, उनको फ़ॉरेन जाने का मौका देती है। उसके बाद रोम जाने का मौका दिया, उसके बाद एथेंस जाने का कोटक लाइफ इंश्योरेंस मौका दिया है, और इस साल भी अगर आप देखेंगे जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं कोटक लाइफ इंश्योरेंस के साथ, वो हस्बैंड वाइफ स्विट्ज़रलैंड भी हमारे साथ जा सकते हैं। अर्निंग बहुत अच्छी है, कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर हम देखेंगे कि पैसा तो हम कहीं भी कमा सकते हैं, लेकिन उस पैसे से जो हम चीज़ खरीदते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो चीज़ क्वालिटी की है या नहीं।
हम जूते खरीदते हैं क्वालिटी के, कपड़े खरीदते हैं क्वालिटी के, मकान अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो मैं पैसा कमा रहा हूँ उसकी क्वालिटी क्या है? आज जो लोग हैं वो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि मैंने कितना पैसा कमाया, लेकिन मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि कितना पैसा कमाया उससे 1000 गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैंने कैसा पैसा कमाया। कैसा पैसे का मतलब क्या है कि उसमें कुछ चीज़ें हैं जो घर में पैसा आने से पहले देखनी होती है और कुछ चीज़ें हैं जो पैसा आने के बाद देखनी होती है। आने से पहले का मतलब क्या है कि जो पैसा मेरे घर में आया, क्या वो मैंने सच्चाई पे चल के कमाया? क्या मैंने इसके लिए अच्छाई का काम किया? क्या मैंने इसकी वजह से सामने वाले को भलाई का काम किया? और क्या ये जो मेरा पैसा है वो कानूनन है या नहीं है? आज अगर आप देखेंगे तो बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि जिसके अंदर मैं सच्चाई पे भी चलूँ, अच्छाई पे भी चलूँ, भलाई पे भी चलूँ और मैं 100% कानून को फॉलो करते हुए चलूँ और मैं पैसा कमा पाऊँ। जो पहली चीज़ है। अब इसके साथ जो एक चीज़ आती है इन्वेस्टमेंट। बहुत से लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत से लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं, क्या वो इन चारों चीज़ों को फॉलो कर पाते हैं? सच्चाई को, अच्छाई को, भलाई को, कानूनन को। कोटक लाइफ इंश्योरेंस ये 500 चीज़ दे रही है। आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप सच्चाई पे हो, अच्छाई पे हो, भलाई पे हो, 100% आप कानूनन काम करते हो। कुछ चीज़ें हैं जो पैसा कमाने के बाद होती है। वो चीज़ क्या है? क्या मेरा पैसा परमानेंट है या मैंने एक बार ही कमाया है? जैसे आज अगर आप कुछ भी एग्जाम्पल देखते हैं, कोई एक किसान बंदा है, उसने 3 से 6 महीने मेहनत की और उसने फसल पकाई, तो उसने एक बार काम किया, उसको पैसा कितनी बार आया? एक बार आया। एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को देखा, उसका ट्रीटमेंट किया, उसको कितनी बार पैसा आया? एक बार आया। एक दुकानदार ने एक सामान बेचा, उससे पैसा आया, कितनी बार आया? एक बार आया। आज कोई बंदा जॉब कर रहा है, उसने जॉब की, एक बार जॉब की, 1 महीने सैलरी मिल गई, कितनी बार आएगी? एक बार आएगी। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपको एक परमानेंट इनकम क्रिएट करने का मौका मिलता है, क्योंकि इसमें एक बार काम करके आपको सालों साल तक बार बार पैसा आता है। जो फर्स्ट चीज़ है। सेकंड जो चीज़ है, परमानेंट के साथ ही आपको ग्रोइंग इनकम देता है। ग्रोइंग इनकम क्यों देता है? जैसे सपोज करो कि आज हमारे साथ एक साथी है हमारे अपने हिसार ऑफिस में, उन्होंने MDRT किया। MDRT मतलब उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 40 लाख का काम किया, तो इस साल की जो उनकी इनकम है वो तो आएगी। अब सेकंड ईयर उसने सेम ही काम किया, अपनी MDRT को मेंटेन किया 40 लाख का, तो जितनी इनकम उनको इस साल आई थी वो तो आएगी आएगी, लेकिन जो उन्होंने पिछली साल काम किया था उसकी भी इनकम उसके अंदर प्लस हो जाएगी। अब उसने तीसरी साल फिर MDRT किया, तो उस साल जो काम किया वो पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो उसने आगे दूसरे तीसरे साल जो काम किया था उसका पैसा भी उसके अंदर प्लस हो जाएगा। यानी कि मेरी इनकम परमानेंट भी है, मेरी इनकम ग्रोइंग भी है। जो थर्ड चीज़ है वो है अनलिमिटेड इनकम। अब अनलिमिटेड इनकम का मतलब क्या है कि जिसके ऊपर कोई लिमिटेशंस ना हो। तो उसके लिए 2 रास्ते होते हैं। आप इंडिविजुअल आप अपना काम कर सकते हैं, अपना स्टाफ मेंटेन कीजिए, लेकिन इसमें कोटक लाइफ इंश्योरेंस एक यूनिक अपॉर्चुनिटी और भी दे रही है कि आप अपनी टीम रिक्रूट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें आप उसमें 10 लोग रखें, आप 100 रखें, आप 1000 रखें, उसके लिए जो पूरी ट्रेनिंग, जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है वो कंपनी आपके लिए प्रोवाइड करवाती है। और ऑनगोइंग इनकम, ऑनगोइंग का मतलब क्या है कि आपने अगर लॉन्ग टर्म हमारे साथ कैरियर डेवलप किया है, तो अगर आप चाहें तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी हमारे साथ यहाँ पे शिफ्ट करवा सकते हैं, उनको यहाँ पे काम अपना कंटिन्यू यहाँ पे करवा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ अगर हम देखेंगे तो वो मेरे को नहीं लगता कि दूसरी जगह हम कोई पॉसिबल है जितना हम यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में यहाँ पे हम ये चीज़ ग्रो कर पा रहे हैं। आप ये बताइएगा कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक या बिजनेसमैन तक, विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए आपके यहाँ पॉलिसीज़ हैं क्या? देखिए हमारे पास सभी के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। बच्चों की एजुकेशन और मैरिज के लिए भी हैं, रिटायरमेंट्स के लिए भी हैं, आपकी पूरी लाइफ तक के लिए भी हैं। और उसमें 3 प्रकार की पॉलिसीज़ होती हैं। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो पहली जो पॉलिसी है जिसको हम बोलते हैं यूलिप,
उसमें आपका जो पैसा है वो सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में लगता है। और जब हमें वो पॉलिसी बताई जाती है तो उसमें एक चीज़ तो बताई जाती है कि आपने इतने साल पैसे पे किए, आपको इतने मिल जाएंगे। लेकिन उसमें एक चीज़ नहीं बताई जाती कि जो आपका भरा हुआ पैसा है वो भी आपका जा सकता है। तो सबसे पहली जो लोग जो किसी भी कंपनी के अंदर जो पॉलिसी है, जो यूली पॉलिसी है, जो सेकंड है उसको हम पार्टिसिपेटिंग प्लान बोलते हैं। उसके अंदर जो आपका मूलधन है वो गारंटीड रहता है, आपका जो सम एश्योर्ड है वो गारंटीड है, लेकिन जो उसके ऊपर हर साल आपका रिटर्न आता है जिसको हम बोनस बोलते हैं, उस बोनस की जो परसेंटेज है वो हर साल चेंज हो सकती है। जैसे आज अगर आप सुकन्या योजना को देखेंगे, जब ये स्टार्ट हुई थी तो इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग था, आज इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। जब हमारा पीपीएफ कटना शुरू हुआ था तो उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग था, आज अलग है। आज हमारी एफडीज की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर साल चेंज होती रहती है, किसी साल थोड़ी सी बढ़ जाती है, किसी साल थोड़ी कम हो जाती है। तो इन प्लान्स के अंदर ये चीज़ रहती है। और जो थर्ड चीज़ है जिसको हम गारंटीड प्लान बोलते हैं, तो बहुत कम ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज है जिन्होंने गारंटीड प्लान आज की डेट में लॉन्च किए होते हैं। गारंटीड प्लान के अंदर क्या है कि कस्टमर को हम आज ही बता देते हैं कि अगर आपने 10 साल पैसा पे किया तो हम 15वें साल आपको इतना पैसा देंगे, 20वें साल हम आपको इतना पैसा पे करेंगे। उसके अंदर ना आपको 1 रुपया लिखे हुए से कम मिलेगा, ना उससे 1 रुपया ज़्यादा मिलेगा। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्लान लेना चाहते हैं वो आप हमारे से परचेज कर सकते हैं। जो आपका लाइफ एडवाइज़र है आप उसके बारे में वो आपको और ज़्यादा डिटेल से बता देगा। सर, अभी दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो इंसानियत के हिसाब से भी बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे समाज के हिसाब से भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये कानूनन हिसाब से भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसको खुले मन से हमें स्वीकार करना चाहिए। हिसार टुडे, बदलते रहे समय के साथ। हिसार टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और पाएं हिसार की ताज़ा तरीन खबरें।